जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूवमेंट एजुकेशन आज का हमारा टॉपिक है। इस पे थोड़े से एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एजुकेशन हम कहते हैं सीखने को, तालीम देने को, और मूवमेंट एजुकेशन यानी कि आप मूवमेंट का मतलब है हरकत। हरकत के बारे में जो आपने सीखना है, जो कुछ हरकत कैसे करनी है और उसकी कुछ टाइप्स हैं, हरकत करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको कैसे ठीक किया जाएगा। तो कामती नकाइस वगैरह भी वो सारे इसी में हैं, उनसे उनका ट्रीटमेंट और उनसे कैसे बचा जाए, ठीक है, गुड पोस्चर वगैरह, ये सारी बातें मूवमेंट एजुकेशन के उसमें आती हैं। मूवमेंट्स एजुकेशन की कुछ थियरीज वगैरह हैं, उसमें कुछ फिलासफर्स का काम है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज सिर्फ ये हम एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवमेंट एजुकेशन की डेफिनेशन है जी, अ टर्म दैट रेफर टू द एक्टिव फेज ऑफ बॉडी वर्क, कि जब आप काम कर रहे हैं, आपके जिस्म का जो एक्टिव फेज है, जिस वक्त वो आप हर एक्टिव फेज कब होगा, जब आपके बॉडी पार्ट्स कोई हरकत कर रहे होंगे। इन विच स्लांट्स लर्न टू मूव विद ग्रेटर ऑफ फ्रीडम टू मेंटेन प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द बॉडी। अलाइनमेंट हम कहते हैं हमारी पूरी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं अपनी एक ख़ास तरतीब में, अपनी एक ख़ास लाइन में हों, इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। जैसा कि गाड़ी के तमाम उसके चारों व्हील्स और उसकी पूरी बॉडी एक सीधी तरतीब में हो, तो हम कहते हैं एक अच्छी अलाइनमेंट है। ये था जी मूवमेंट एजुकेशन की डेफिनेशन। अच्छा, अब स्लैंट्स लर्न हम कहते हैं कि जी बॉडी के जितनी भी हरकत करने के लिए आपका बॉडी पार्ट्स की जितनी भी मूवमेंट्स होगी, ठीक है, उनके बारे में हम कहते हैं। वैसे स्लैंट्स अकेला इसका मतलब है जी तिरछा, आड़ा तिरछा, लेकिन स्लैंट्स लर्न अगर आप देखेंगे तो उसमें बेंड होना, मूव करना, मुड़ना, बैठना, ठीक है, सिटअप हो गया, ये पुश करना, किसी चीज़ को खींचना, पुल, ये सारे जितने भी फेजेस हैं ना आपकी हरकत करने के, बेंड करना, मुड़ना, मरोड़ना, ये सारे स्लर्ट्स लर्न कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एनी बॉडी आर पर्सन चेंजेस हिज स्टैटिक पोजीशन, अगर कोई भी जिस्म, जिस्म से मुराद फिजिक्स में और साइंस में हम एक कोई लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको हम जिस्म कहेंगे, बॉडी कहेंगे। तो एक जिस्म रुका हुआ है, स्टैटिक हालत में है, तो वो अपनी जगह तब्दील करता है इनटू डायनामिक पोजीशन और वो हरकत में आ जाता है, तो डेफिनेटली इसको हम कहेंगे, ये है मोशन की डेफिनेशन। अच्छा, बायोमैकेनिक्स में या फिजिक्स में मोशन की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है, इससे मिलती जुलती है। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी जगह तब्दील कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे कि वो जिस्म मोशन की हालत में है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टर अफेक्ट ऑन मूवमेंट आर। आवाज़ आ रही है आप लोगों को ना? ओके जी। बहुत ज़्यादा गहरी खामोशी होती है ना, तो फिर मुझे लगता है कि पता नहीं आप लोग हैं भी सही या बाज़ वो सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं और कोई इशू होता है, इसलिए वक्तन फ़वक्तन बोलते रहा करें। हरकत के ऊपर कौन से अवामिल असरअंदाज होते हैं? सबसे पहले तो जो बॉडी है हमारी, जिस्म है, ठीक है, उसके जितने भी फिजियोलॉजिकल इसको हम कहेंगे फैक्टर्स हैं, जिसमें आपके तमाम बॉडी पार्ट्स, उसमें मसल, उसमें जॉइंट्स, उसमें बोन्स, उसमें आपका हार्ट, लंग्स, ये सारे अफेक्ट करते हैं, इनको कहते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर, जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है। फिर है साइकोलॉजिकल फैक्टर, कि आप हरकत कर लें। कभी आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तो आप बड़ी तेज़ी के साथ तेज़ तेज़ चलते हैं और बड़ी आपको फील ही नहीं होता, अच्छा खासा आप हरकत कर लें, चल लें, काम कर लें तो कोई थकावट नहीं होती। बाज़ वक़्त आप सैड हो तो आपकी चाल तब्दील हो जाती है, सर झुक जाता है और बड़े आप अजीब-ओ-गरीब अंदाज में बंदा चल रहा होता है, कोई पता नहीं होता, ठीक है, बैठा है तो पोस्चर जो है वो ठीक नहीं होता। खैर, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, गम, खुशी,
खौफ, ठीक है, गुस्से में चल रहे हैं तो वो पोजीशन ज़रा और होगी। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल फैक्टर कि अगर आप अकेले चल रहे हैं तो आपकी मूवमेंट कुछ और होगी, अगर आप लोगों के दरमियान में चल रहे हैं तो कुछ और होगी। जिस तरह से कोई एक खिलाड़ी है, आम ट्रेनिंग की हालत में जब वो हरकत करता है कुछ और हरकत होगी, जब वो खेलने के लिए आता है उसकी हरकत और है, मैच के दौरान उसकी और हरकत होती है, ठीक है जी। इसी तरह कोई एक मॉडल है, कैट वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी हरकत कुछ मूवमेंट और होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, लर्निंग थ्रू मूवमेंट बाई। अच्छा, ये डेफिनेशन छोटी सी दी थी कि हरकत के ज़रिए तालीम हासिल करना, तो ये आपने याद कर लेना है कि गस्टिंग इसका नाम है जी इस बंदे का, इस बंदे ने ये छोटी सी डेफिनेशन दी थी। तो सवाल वो पूछ रहे हैं कि ये डेफिनेशन किसकी है, तो आपने इसका आंसर देना है गस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, रुडॉल्फ लिस्बन इसका नाम है बंदे का। वो कहते हैं कि कब इस बंदे ने थ्योरीज एजुकेशन में, मूवमेंट एजुकेशन में हरकत की थ्योरीज दी थी, तो ये 1940 में इस बंदे ने दी थी। इसको आप किसी तरीके से रटा लगा लें। तो जैसे कि करारदाद लाहौर 1940 में पेश हुई थी, तो इसी तरीके से या किसी भी चीज़ के साथ आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं, जैसे आपको रट्टा लगाना आसान हो। अब आ जाता है जी कि रोल ऑफ सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स इन सोसाइटी, रोल ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ स्पोर्ट। हाँ जी, जिस तरह हम कहते हैं कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, इसी तरह सोशियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं स्पोर्ट्स में। माशरती स्पोर्ट्स इसको आप कह सकते हैं कि उसका माशरे के ऊपर क्या असर पड़ता है। अगर किसी एक माशरे में गेम वगैरह खेली खेली जाती है, उसका रुझान है, तो उसका मुआशरे के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन हैं जी, स्पोर्ट्स रिफ्लेक्ट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, तो उस सोसाइटी में जो खेल खेला जा रहा है, या स्पोर्ट्स वगैरह खेली जा रही है किसी भी मुआशरे में, उस गेम में उस मुआशरे की झलक नज़र आएगी आपको। फॉर एग्जांपल, हम अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो सियालकोट में अगर आप देखें तो पूरा खेलों का सामान बनाया जाता है, ठीक है। लिहाजा वहाँ के हर बच्चे के पास हर चीज़ अवेलेबल है, वहाँ पे सामान बहुत सस्ता है। डायरेक्ट उनको ये रॉ मटेरियल, रफ हल्की फुल्की चीज़ें जो हमें बहुत महंगी मिलती हैं, उनके लिए इंतहाई सस्ते दामों उनको मिल जाती हैं। तो लिहाजा वहाँ पे स्पोर्ट्स का कल्चर अच्छा खासा है। गोजरा में अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पे नेचुरली आपको हॉकी के प्लेयर अच्छे खासे मिल जाएँगे। अच्छा, आजकल फुटबॉल का सीज़न है जी, आप लोगों ने कोई मैचेस देखे? और कुछ नहीं तो पूरा मैच 90 मिनट का नहीं देख सकते, हाइलाइट्स देख लिया करें कि कितने कौन-कौन से टीमों का मैच था और उनमें से कौन जीता और कितने गोल से जीता। जिस तरह थोड़ा सा नहीं, 5 मिनट की झलकियाँ होती हैं, आप इतने बड़े-बड़े ड्रामे और सारा कुछ देखते हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, और आप लोग सिर्फ 5-10 मिनट की एक मैच की झलकियाँ होती हैं, हाइलाइट्स, वो देख लिया करें, ठीक है। इंग्लैंड और ईरान का मैच था, तो कौन जीता? किसी को आइडिया है? मैंने कहा था कि कल मैंने सवाल पूछ रहे हैं, सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना का मैच था, कौन जीता? कोई पता नहीं है। ये तो इंटरेस्ट है ना आप लोगों का, देखें कि आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, बड़ा बेहतरीन सीज़न शुरू हुआ है कि आप उससे फ़ायदा उठाएं, हो सकता है इससे रिलेटेड भी आपको सवालात वहाँ पे आ जाएं। और मैं कहता हूँ कि अभी ये किसी से भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता नहीं होगा कि ये फुटबॉल के मैचेस का कौन सा इवेंट चल रहा है जी। इस इवेंट का नाम क्या है, कोई बता सकता है? फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है जी। फीफा वर्ल्ड कप ये जी 22वां चल रहा है, ठीक। चलें जी, ओके। और आज के मैच में इंग्लैंड ने कितने गोल किए जी ईरान के खिलाफ, कोई पता है आपको?
6 गोल इंग्लैंड ने किए, 1 गोल सिर्फ ईरान ने किया, तो बड़े हाई मार्जिन से जीता इंग्लैंड ने मैच। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये डेली एक शेड्यूल बना लें, जितने भी मैच हों हर मैच का रिजल्ट और देखते जाएं कि कौन सा किस प्लेयर ने ज़्यादा गोल किए हैं, मुल्क ने किसके खिलाफ ज़्यादा गोल किए हैं। अब तक के तमाम मैचेस में, अब इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल इंग्लैंड ने इस दफ़ा कर दिए हैं, और हो सकता है कि आने वाले मैचेस में भी इतने गोल ना हो किसी एक मैच में। अब माइक ऑफ कर दिया करें भाई। ओके जी। फिर वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स डायनामिक ऑफ सोसाइटी, कि स्पोर्ट्स वो मुआशरे की डायनामिक बताती है, कि ये मुआशरा जो है ये खेलों की तरफ राग़िब है या नहीं है। अच्छा, फुटबॉल के वाले से मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में वो कौन सा एरिया है जहाँ पे फुटबॉल ज़्यादा खेली जाती है, और वहाँ के लोग ब्राज़ील और पुर्तगाल के बड़े वो दीवाने हैं। वेरी गुड। ये तो हाल है आप लोगों का। कराची में एक एरिया है लियारी, वहाँ के लोग हैं, और वो नेचुरली, वो जेनेटिकली वो काले हैं, ऐसे लगता है जैसे वो पाकिस्तान के हैं ही नहीं। फिजिकली बहुत स्ट्रांग हैं, लगता है ऐसे ही है जैसे कि वो अफ्रीका से कोई आए हुए हैं। और वो नेचुरली वो लोग एक तो बॉक्सिंग में भी काफ़ी आगे हैं क्योंकि हेल्दी हैं, एथलेटिक्स में, और सबसे बढ़कर वो फेवरेट उनका फुटबॉल फेवरेट खेल है। ठीक है, तो वहाँ के प्लेयर ज़्यादा फेमस हैं इस हवाले से। क्वेश्चन नंबर 8 है, सोशियोलॉजी इज़ कंसर्न विद द स्टडी। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है, आपको पता है, मुआशरा, लोगों के रवैये, बिहेवियर, और बिहेवियर एंड सोशल ऑर्डर विद इन द सोसाइटी। किसी भी मुआशरे में जो एक माशी तरतीब है और लोगों का बिहेवियर है, उनका मुताला सोशियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज कंसर्न विद द एटीट्यूड ऑफ वैल्यूज। जी हो रही है, हो रही है। दैट इज कंसर्न विद द एटीट्यूड ऑफ वैल्यूज। द प्राइमरी गोल ऑफ सच टीचिंग इज to develop proper and positive attitudes towards physical education। तो ये डेफिनेशन या एक स्टेटमेंट दे रहे हैं अफेक्टिव लर्निंग की, कि अफेक्टिव लर्निंग मुअस्सर जो सीखना है, अगर आपने अच्छे तरीके से सीखा है, तो ये चीज़ अफेक्टिव लर्निंग किस चीज़ से एसोसिएट है या कंसर्न है। वो कहते हैं कि एटीट्यूड ऑफ वैल्यूज़, कि आप चीज़ों को वैल्यूज़ देने का जो आपका एटीट्यूड है। प्राइमरी गोल ऑफ सच टीचिंग, और इस तरह की जो तालीम है उसका बुनियादी मकसद क्या है, इज़ टू डेवलप प्रॉपर एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन। तो ये फिजिकल एजुकेशन की तरफ एक प्रॉपर और मस्बत रुझान पैदा करना है इस तालीम का, खासतौर पे मूवमेंट एजुकेशन का। और क्वेश्चन नंबर 10 है, साइकोमोटर लर्निंग इज कंसर्न। नाम जाहिर है, साइको माइंड से रिलेटेड होगा, मोटर लर्निंग जिसमें हरकत होगी। ठीक है, कि जिसमें आपका माइंड और आपकी एक्सरसाइज का ताल्लुक होगा और उससे आप सीखेंगे। साइकोमोटर लर्निंग इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मोटर स्किल एंड स्पोर्ट्स एक्सपीरियंस। ठीक है जी, सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये जो साइकोमोटर लर्निंग है वो आपकी जुड़ी हुई है आपकी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट, किन चीज़ों की, मोटर स्किल, आपकी हरकत करने की जो महारत है, और स्पोर्ट्स में आपका एक्सपीरियंस है। डेफिनेटली जब स्पोर्ट्स का जिक्र आता है तो वो कोई भी ऐसी स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें आपको कहा जाए कि जी कोई हरकत ना करें। स्पोर्ट्स का ताल्लुक ही डायरेक्टली हरकत से है। नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। जहाँ पे कॉग्निटिव का वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है माइंड और मेंटल प्रोसेस। ठीक है, दिमाग से रिलेटेड सीखना, पढ़ना, इस चीज़ से रिलेटेड है। द डेवलपमेंट ऑफ
कॉग्निटिव लर्निंग मेक्स यूज ऑफ मेंटल प्रोसेस। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस का जिक्र आ गया, तो हमने कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर टिक करना है। एज प्राइमरी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी, तो ये 2015 का आपको बताया था कि 2015 तक ये वो बुक थी, इसी बुक में से पीपीएससी का पूरा पेपर आया था। ठीक है जी, तो बस उस वक्त ये बुक थी हमारे पास, मेरे पास इसकी कॉपी मौजूद थी, लेकिन बस वो स्टडी नहीं कर सके थे इसको क्योंकि उस वक्त हमें आइडिया नहीं था कि जो पेपर बनते हैं इससे बनते हैं। तो मैंने कहा हमने अपने सब्जेक्ट की बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो ये बड़े वो लकी लोग थे और बड़ा आसान, सिर्फ एक बुक पढ़ी और पूरा पीपीएससी का पेपर उन्होंने सॉल्व कर लिया और वो हो गया है। आप इस बुक को स्टडी करेंगे ना, इसमें पूरे आपको तकरीबन 100 के 100 सवाल आपको मिल जाएंगे जो 2015 के पेपर में आए थे। पूरा पेपर इसमें से मिल जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा, मुख्तलिफ बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जी ये हाँ, किसी बुक डिपो से पता करना पड़ेगा कि वो उन्होंने कॉपी करके रखे होते हैं। हमारे यहाँ एक बुक डिपो है, गुल मोहम्मद से कहें कि अगर इसको एक बुक डिपो मैं बताता हूँ, बुक लैंड उसका नाम है जी, इसने देखा हुआ होगा। तो वहाँ से उनके पास पास पेपर होते हैं, वहाँ से ये अगर ले ले, आप लोग अपने अपने सिटीज़ में जाके पता करें तो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर डेफिनेटली मुल्तान बहुत बड़ा शहर है, हमारा शहर तो मुल्तान के मुकाबले में थोड़ा सा छोटा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा छोटा है। लेकिन आने वाले दिनों में हमारा रहीमिया खान इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहावलपुर और मुल्तान से एक बड़ा सिटी बन जाएगा। क्योंकि जी आप बहावलपुर में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुल्तान में भी एक और शायद दूसरी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमारे यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं और शायद आने वाले वक्तों में कुछ और भी बन जाए। तो बुक डिपो वालों के पास हैं, क्योंकि नेट पे तो पड़े होंगे, वहाँ से आप लोग भी देख लें और उसकी कॉपी करवा लें। हाँ, टोटल होंगे ही 5-6 साल के, क्योंकि देखें एनटीए स्टार्ट हुआ है 2014 में, 14, 15, 16, 17 और 18, तो टोटल 5 साल ही बनते हैं। ठीक है, ये 5 साल के सिर्फ एनटीएस के पेपर आप ले लें, बाकी फिर 2015, 17 और अब 21-22 वाला 4 पेपर आप पीपीएससी लेक्चरशिप के ले लें। ठीक है, फिर 4 पेपर ये बाकी पेपर तो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन एनटीएस के नहीं होंगे। तो हाँ जी, हाँ जी, वो करवाने हैं आप लोगों को, लास्ट टाइम भी आप लोगों को पेपर करवाए थे, शायद याद हो आप लोगों को, तो वो पेपर करवाने हैं आपको। ओके जी, कॉग्निटिव लर्निंग के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी एंड मटेरियल, जो भी आपका साजो सामान है, ठीक है, उसको हम कहते हैं अपरेटस। अच्छा, यहाँ पे एक ज़रा बात याद रख लें तमाम लोग, ज़रा गौर से सुने कि इक्विपमेंट और अपरेटस में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जांपल, चम्मच एक इक्विपमेंट है, प्लेट एक इक्विपमेंट है, डिश एक इक्विपमेंट है। मैं ज़रा किचन के हवाले से एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा जी, फ्राई पैन इक्विपमेंट है और उसकी छननी वगैरह इक्विपमेंट है। अब ये सारी अलग अलग चीज़ें, इनको देखेंगे हर एक का फंक्शन अलग अलग है, तो ये इक्विपमेंट कहलाएंगी। लेकिन एक चाय बनाने का मुकम्मल सामान क्या क्या चाहिए आपको, चाय की केटल चाहिए, या अगर आप फ्राई पैन में बना रहे हैं मिक्स टी, वो चाहिए, उसके साथ जो कप छन्नी जो भी डिश वगैरह जो कुछ चाहिए, वो सारी चीज़ें जो चाय बनाने से लेके सर्व करने तक ज़रूरी है, वो सारा का सारा ग्रुप अपरेटस कहलाएगा और उसकी एक एक चीज़ जो है वो इक्विपमेंट कहलाएगी अलग अलग। समझ आ गई बात। अब
स्पोर्ट्स की एग्जांपल दें कि अगर मैं कहूँ कि बैट क्या है, इक्विपमेंट है या अपरेटस है? हाँ जी, हेलमेट, स्टंप्स, पैड, थाई पैड, एल्बो, ग्लव्स, कीपर ग्लव्स, बेल्स, ठीक है, बॉल, ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग। ए ए जब हम कहेंगे जी कि क्रिकेट का अपरेटस लाएं तो उसमें सारी चीजें शामिल होंगी, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जिसके बगैर हम क्रिकेट ना खेल सकते हो। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, 13 है एमसीक्यूज। अब ये जिम्नास्टिक की डेफिनेशन है। जिम्नास्टिक हमने अलग से भी पढ़ा था। जिम्नास्टिक इज अ स्पोर्ट्स involving performance of exercise requiring physical strength, flexibility, agility, coordination, balance। तो फिटनेस की जितनी भी फिटनेस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको इन्वॉल्व किया जाता है इन एक्सरसाइज में, और ये सारे के सारे आपकी बॉडी से रिलेटेड हैं। तो ये सिर्फ जिस्म के ज़रिए जो एक्सरसाइज की जाती हैं वो जिम्नास्टिक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, विच आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक का क्या मकसद हो सकता है जी? तो सारे उसके अच्छे अच्छे मकसद हो सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना जिम्नास्टिक का मकसद है। डेवलप स्ट्रेंथ द बॉडी, ठीक है, क्योंकि इसमें हेड स्टैंडिंग, हैंड स्टैंडिंग, ठीक है, उल्टा सीधा और अजीबोगरीब किस्म की तो इस हरकत इसमें शामिल हैं, जिसमें कार्ट व्हील हो गया, जंपिंग जैक्स, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों के लिए आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। जिम्नास्टिक का मकसद आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करना होता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस, डेफिनेटली कोई भी आप एक काम करते हैं, कोई गेम खेलते हैं और अच्छे तरीके से कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो आप में कुदरती तौर पर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, वही बात आ गई। तो सारे के सारे फायदे हैं जी जिम्नास्टिक के या मकासद हैं। अब आ जाता है जी फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर आपकी बॉडी पार्ट्स के सारे फैक्टर वो क्या करते हैं जी? वो बता रहे हैं कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग मूवमेंट, आपकी हरकत सीखने के ऊपर असरअंदाज होते हैं। फिजिकल फिटनेस इज वन फैक्टर सच एज कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर फिजिकल फिटनेस के वही कंपोनेंट्स आगे दिए हुए हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जिसमें फिटनेस का जिक्र हो, जिस्म का जिक्र हो और कंपोनेंट्स का जिक्र हो, तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर कहलाते हैं। अब आ जाता है जी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल मूवमेंट एंड परफॉर्मेंस, ये भी आप किसी शख्स की, किसी फर्द की हरकत और उसके परफॉर्मेंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। और जैसे कि ये कौन कौन से थे साइकोलॉजिकल फैक्टर? यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं, स्ट्रेस हो गया, अराउजल हो गया, अग्रेशन हो गया, गुस्सा हो गया, डर खौफ हो गया, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, खुशी गमी, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, लोकोमोशन स्किल्स क्या कहती हैं? लोकोमोशन का मतलब होता है कि पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करे, वो लोकोमोशन है। बेशक आप आगे की तरफ जंप करें, ऊपर की तरफ जंप करें, चलें फिरें, जैसे करें, लेकिन अगर आप अपनी जगह पे बैठे हुए हैं और सिर्फ अपने कोई बाजू हिला रहे हैं, लेग्स हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं, आपके बॉडी पार्ट्स हरकत कर रहे हैं, तो वो हरकत होंगी, मूवमेंट मोशन तो होंगी, लेकिन वो लोकोमोशन नहीं होंगी। तो दोनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो वही वॉकिंग की डेफिनेशन है। ये बड़ा मोशन और लोकोमोशन की मैंने बात की है कि मोशन है कि आपके बॉडी पार्ट्स अगर हरकत कर रहे हैं तो वो भी मोशन है, लेकिन एज अ होल आप उठ के एक साइड से दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो होगा लोकोमोशन। मोशन में आपके बॉडी पार्ट्स जैसे सर हिलाना, ज़ुबान चल रही है, बाजू जेस्चर्स,
ठीक है। तो ये है होगा मोशन। और लोकोमोशन क्या होगा कि आप उठें और एक जगह से जंप करके दूसरी जगह चले जाएं, चलते हुए जाएं, भागते हुए जाएं, जहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगी, तो वो होगा लोकोमोशन। लोकोमोशन की एग्जांपल्स वो दे रहे हैं अब नीचे। दोनों में से एक क्वेश्चन जो है वो 2015 में भी आया हुआ है, और 2021 का जो हमारा टेस्ट हुआ था उसमें भी इससे मिलता जुलता सवाल था। ठीक है जी, सेम वर्डिंग नहीं थी, लेकिन उसका हॉपिंग जवाब था, और ये मिलता जुलता सवाल था। दोनों को देखते हैं। लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वेट फ्रॉम वन फुट टू अनदर। लेकिन चलते हुए आप जब आप चलते हैं तो जो पैर आपका आगे आ रहा है, कदम, फुट, उसके ऊपर आपका वेट ट्रांसफर होता है। ठीक है, पूरे का पूरा वेट उसके ऊपर आ जाता है, फिर दूसरा पैर जो है वो आप उठाते हैं और आगे की तरफ ले जाते हैं, और फिर आपका वेट लेफ्ट राइट आपका ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है, और इस दौरान आपकी हील टू टो या हील टू बॉल आप कह लें। बॉल हम कहते हैं आपके जो टो है ना, पंजा है, पंजे का निचला हिस्सा जो जमीन के ऊपर लगता है उसको हम, उंगलियों के अलावा पंजे के वो हिस्से जो जमीन के ऊपर लगते हैं उसको हम बॉल्स कहते हैं। ठीक है, और हील आपकी एड़ी है। को चलते वक्त आप देखेंगे सबसे पहले आपका कांटेक्ट होता है पाँव का हील, फिर हील के बाद फिर टो, फिर उंगलियां, और फिर आप छोड़ देते हैं। हील टू टो इसको हम कहते हैं जी कि एक हरकत होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये वॉकिंग की डेफिनेशन दी हुई है। और वॉकिंग में और रनिंग में क्या फ़र्क है कि वॉकिंग के दौरान कभी भी एक लम्हे के लिए हमारा राब्ता ज़मीन के साथ कांटेक्ट ख़त्म नहीं होता। एक पाँव ज़मीन के साथ है तो दूसरा कांटेक्ट करेंगे ज़मीन को, तो फिर एक पाँव उठेगा। रनिंग में क्या होता है कि ये भी वॉकिंग की तरह ही मूवमेंट है कि लेफ्ट राइट, लेकिन इसमें एक लम्हा ऐसा आता है कि जब आप दोनों के दोनों पाँव, पूरी बॉडी आपकी एक मुअल्लिक होती है, हवा में होती है, वो चाहे एक नैनो सेकंड के लिए ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बेसिक फ़र्क है जी रनिंग में और वॉकिंग में। ये कहीं पे भी आपसे पूछा भी जा सकता है या ये सवाल आ सकता है, चांसेस हैं। 19 है एमसीक्यूज। लोकोमोशन या लोकोमोटर मूवमेंट्स इन्वॉल्व्स फोर्सफुली पुशिंग द ग्राउंड फ्रॉम वन फुट इन द एयर एंड लैंडिंग ऑन द सेम फुट। वो कहते हैं कि जैसे हम स्टापू खेलते थे कि एक पाँव आपका हवा में होता है, ठीक है, और एक पाँव को आप ज़ोरदार पुश करते हैं ज़मीन से, और उसी पाँव के ऊपर दोबारा आगे जाके लैंड करते हैं, तो ये कहलाता है हॉपिंग। क्लियर? है कभी आपने स्टापू नहीं खेला? एक पाँव के आपने ट्रिपल जंप कभी लगाया है? हॉप। हॉप क्या होता है कि एक पाँव के ऊपर आप जंप करते हैं और उसी पाँव के ऊपर लैंड करते हैं, जबकि दूसरा पाँव मुसलसल हवा में होता है, इसको कहते हैं हॉप। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 20 है। अब देखें कि वो सवाल भी 2015 में आया हुआ है, 19वां, और ये 20वां सवाल भी आया हुआ है, और ये मूवमेंट एजुकेशन में से मुसलसल चौथा सवाल है इस बुक में से जो 2015 के टेस्ट में आया हुआ है पीपीएससी में। आप अंदाज़ा करें कि कितने आसान और हलवे टाइप सवाल थे, सिर्फ एक बुक में एक पेज में से या 20 सवालों में से 4 सवाल आए हुए हैं। स्किल्स आर परफॉर्म्ड विदाउट एप्रिशिएबल मूवमेंट्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लाइक बेंडिंग। अच्छा, वो कहते हैं कि जी विदाउट एप्रिशिएबल मूवमेंट, कि आप एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर रहे, सिर्फ एक जगह के ऊपर खड़े होकर हरकत कर रहे हैं। जैसा कि वो कहते हैं बेंडिंग, झुकना, तो आपने सिर्फ बेंडिंग के ऊपर गौर करना है कि बेंडिंग जो है उसमें पूरा बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या आपके बॉडी पार्ट्स हरकत कर रहे हैं। रुकू की हालत में आप देख लें तो ये क्या होगा, लोकोमोशन होगा या नॉन लोकोमोटर होगा? डेफिनेटली नॉन लोकोमोटर्स हैं, क्योंकि सिर्फ बॉडी पार्ट्स हरकत कर रहे हैं। 21 है। मसल
is stimulated to contract by an electric impulse। दिमाग से आने वाली जितनी भी दिमाग या स्पाइनल कार्ड, जिसको बेसिकली हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम से आने वाले पैगामात इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की सूरत में चलते हैं, तो वो इम्पल्स मसल को मिलती है। द इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड बाय नर्व सेल कॉल्ड। तो वो कौन से नर्व सेल्स हैं और उनको हम क्या कहते हैं जो नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं, सॉरी नशर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो वो न्यूरॉन्स ही हैं। हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की बेसिकली तो 3 पार्ट्स हैं, वैसे चौथी चीज़ भी उनमें शामिल है। एक को हम कहते हैं ये सेल बॉडी, और उसके साथ डेंड्राइट्स लगे होते हैं, और फिर उसके साथ जो एक एक्सोन, उसका बड़ा हुआ हिस्सा जो है पूंछ की तरह वो निकला होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोन। एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ भी लगी होती है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन के ऊपर, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन के ऊपर नहीं होती। वो जब अनाटमी हम पढ़ेंगे तो उसमें फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे। विच आर द टाइप ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन की कितनी टाइप हैं वो आपको पता है कि जी 3 टाइप हैं, जिसमें एक सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और तीसरा इंटर न्यूरॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शन में 2 इन्होंने जिक्र किए हुए हैं, तो तीसरा ऑप्शन ठीक है कि दोनों न्यूरॉन की केस में सेंसरी और मोटर। ओके जी, अब आगे है न्यूरल चेन की डेफिनेशन दी हुई है। न्यूरल चेन, जहाँ पर एक न्यूरॉन की लंबाई बहुत ज़्यादा होता है, पतले धागों की तरह होते हैं एक्सोन इनके बड़े हुए, और एक जगह एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ जोड़ रहा है, फिर दूसरा तीसरे के साथ, तो बहुत सारे न्यूरॉन मिलकर अपना एक चेन बनाते हैं, इसको कहते हैं न्यूरल चेन। वो उसकी डेफिनेशन दी हुई है, इसको ज़रा आपने देखना है। द रिसेप्टर इज़ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। रिसेप्टर क्या है कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो रिसेप्टर हैं। सेवरल न्यूरॉन लिंक टुगेदर टू ट्रांसमिट मैसेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो हमारे बहुत सारे न्यूरॉन आपस में मिलते हैं ताकि एक जगह से दूसरी जगह इन मैसेजेस को ट्रांसमिट कर सकें, भेज सकें। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग फॉर सेम टास्क एंड गोल। ये कल वाला हमने पढ़ा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ है जिसमें एक मकसद के लिए लोग इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं ख़ास मकसद के लिए, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोड ऑफ एथिक्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय। कोड कोड ऑफ एथिक्स किसी भी जगह पे काम करने के जो कुछ अखलाकियात हैं, अखलाकी असूल हैं, ठीक है, हर आप एक छोटे से स्कूल में जाएं, वहाँ पे आपको जो उनके इदारे के हेड है वो आपको एथिक्स बताते हैं, रूल्स बताते हैं कि जी हमारे इदारे के यही असूल हैं, ठीक है। इसी तरह किसी भी कंपनी में जाएं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जाएं, तो वहाँ पे ये एथिक्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। ये एडमिनिस्ट्रेशन, उस इदारे का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 28, डूइंग थिंग इज, ये क्या कहलाता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, ये चीज़ें करता है। प्लानिंग और प्लानिंग में सोचा जाता है, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन उसको लागू कराते हैं, उसमें उस पर अमल करवाते हैं। प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज कंप्राइजेस ऑन सम मेजर स्टेप्स। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, कुछ ख़ास उसके जो बड़े बड़े स्टेप्स हैं, वो कौन कौन से इकदाम लेते हैं, या उन जो भी इकदाम वो काम करता है, बड़े बड़े स्टेप्स लेता है एक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम क्या कहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। जो भी वो काम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, जो इकदाम करेंगे उसको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 30 है, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये आपकी एक जहनी सरगर्मी है जो कि डिटरमाइन करती है अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर फ्यूचर नीड्स। मुस्तकबिल में जो ज़रूरत हो रही है उसके ऊपर आपने कैसे काम करना है, ये एक जहनी एक्टिविटी है, ठीक है। तो डेफिनेटली अभी सोच रहे हैं, आपकी सोच है, तो प्लानिंग हमेशा आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है, तो आपके इंटेलेक्चुअल जहन से रिलेटेड है, तो ये प्लानिंग की डेफिनेशन है जी। 31, कल भी हमने पढ़ा था, द प्रोसेस प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि आपके
आमदनी और खर्च के दरमियान में कोई एक मोहतात अंदाज़ा जिसको हम कहते हैं वो क्या है, बजट है। 32 है एज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर टू सम। वो कहते हैं, ये कल कल भी डेफिनेशन हम पढ़ी थी, रिपीट हुई है कि दूसरों के रवैये के ऊपर असर डालने की जो सलाहियत होती है वो क्या कहलाती है, लीडरशिप। फॉर एग्जांपल ये देख लें कि जी इमरान खान साहब हैं, वो लोगों के ऊपर क्यों उनकी बातें असर कर रही हैं। वो अभी एक मैसेज देते हैं जी कि लॉन्ग मार्च करने हज़ारों लाखों लोग चले जाते हैं उनकी बात मानने के लिए, घर बार छोड़ के अपना पैसा लगा के सारा कुछ करके। आखिर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं ना, ठीक है, उनकी बातें इतनी असर तो रखती हैं कि लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी सारी मामूलात छोड़ के उनके साथ देने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, आजकल की सूरत हाल के वाले से ज़रा एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल ज़रा पॉलिटिकली है, लेकिन ये ज़रा लीडरशिप की बेहतरीन एग्जांपल बन रही है, तो मैं आपको इसलिए 33 है जी, विच आर द टाइप्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की कितनी टाइप्स हैं वो कल हमने पढ़ी भी थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और दी हुई है कि जी टास्क ओरिएंटेड है और मोटिवेट लीडरशिप। ये दो टाइप्स इन्होंने दी हुई है जी, दोनों ही। फिर है कोहेसिवनेस की डेफिनेशन। कोहेसिव क्या होता है, इकट्ठे मिलजुल के जुड़ के रहना। किसी भी खेल के दौरान खिलाड़ियों का आपस में इकट्ठे इत्तेफाक से रहना, ये भी कोहेसिवनेस कहलाता है, उनका इत्तेहाद। और अगर किसी तंजीम में, इदारे में, ऑर्गेनाइजेशन में उनके तमाम वर्कर, उनके टीम मेंबर्स और कॉलीग्स आपस में मिलजुल के इकट्ठे रहते हैं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं कोहेसिवनेस। और ये देखें कि ये 5वां सवाल है, पीपीएससी 2015 में आया हुआ है। ऑल वर्कर्स शुड बी कोहेसिव। तमाम वर्कर जितने भी हैं, काम करने वाले लोग, आपस में मिलजुल के रहें। दे शुड कोऑपरेट विद ईच अदर। उनको एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए। फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, ताकि वो उस मकसद को हासिल कर सकें। दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने मकासद हासिल कर सके। ये सवाल भी आया हुआ है, कोहेसिवनेस की डेफिनेशन है। अच्छा, लीडरशिप के जितने भी प्रिंसिपल्स थे ये हेनरी फ्योल ने दिए थे। ये देखें जी, ये भी 2015 पीपीएससी में आया हुआ है। छठा सवाल, 35 सवाल इतने इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से 6 सवाल आए हुए हैं 2015 में। और ना सिर्फ 2015 में बल्कि बाद में भी आए हुए हैं, क्योंकि ये देखें कि ये बहुत सारी बुक्स में एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है ही नहीं, तो लिहाजा इस बुक में एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। तो ये हैं तो बज़ाहिर थोड़े से सवाल, लेकिन इनको अच्छे से कर लें अगर, तो इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो हेनरी फ्योल है, इन्होंने लीडरशिप के असूल दिए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, वुमेट एजुकेशन का, और इसके साथ साथ था एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोनों के क्वेश्चन मिला के हमने पढ़ लिए आज। तो इसको ज़रा अच्छे से कीजिएगा, कल फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे।